तो जैसे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 और हमने उसमें कहा था कि हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि आपको जो सेट गिवन है ABCD ऑप्शंस 4 गिवन है, से पूछ रहे हैं किस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जरा चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है 1 ग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1 ग्राम CH4, 1 ग्राम H2O, 1 ग्राम HNO3 और 1 ग्राम N2O4। तो इसको कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। अभी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी। तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर हम CH4 की बात करते हैं, CH4 का मोलर मास निकालें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16। वाटर का 18। अगर HNO3 की बात की जाए तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा 48, 48 प्लस 1 49 और 49 प्लस 14 ये हो जाएगा 63। अगर N2O4 की बात करेंगे तो हो जाएगा 14 2 जा 28, 28 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, 16 4 जा 64, 28 प्लस 64, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी दे दें, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। अब देखें, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मीथेन के, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग वाटर के, और नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग HNO3 के, और नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग N2O4 के, तो किसके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो देखना होगा हमें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें गिवन है 1 ग्राम और मोलर मास हमें गिवन है 16 CH4 का। वाटर का मास गिवन है 1 ग्राम और इसका मोलर मास हो जाएगा 18। सिमिलरली HNO3 का मास गिवन है 1 ग्राम और HNO3 का मोलर मास है हमारे पास 63 और N2O4 का मास गिवन है हमें 1 ग्राम और N2O4 का मोलर मास है हमारे पास 92। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें कोई चीज़ सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। डिनोमिनेटर में जहाँ छोटी वैल्यू होगी तो ओवरऑल वो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, और अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ 1/92, यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यहाँ पर, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आएंगे, और ऊपर 1/16 में 16 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स आने का मतलब ये है कि मीथेन गैस के ओवरऑल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, मीथेन गैस के ओवरऑल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, और हमारे पास N2O4 के मॉलिक्यूल्स ओवरऑल यहाँ पर सबसे कम होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन गैस के अंदर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर वो बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारा आंसर हो जाता 1 ग्राम ऑफ N2O4। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है विच डिस्क्राइब्स अ फिजिकल चेंज। इनमें कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन, रस्टिंग, सब्लिमेशन और कंबस्शन। इसमें कौन सा है जो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन एक केमिकल चेंज है। जैसे कि अगर आपने आयरन को ऑक्सीडाइज किया तो आयरन ऑक्सीडाइज होके, यानी आयरन को जब जंग लगता है, जब लोहे को जंग लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 के अंदर, फेरिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन एक केमिकल चेंज है, उसके अंदर फॉर्मूला या कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। रस्टिंग, ये भी जंग लगना, ये भी केमिकल चेंज है, जिसकी एग्जांपल आप ऑक्सीडेशन से ले सकते हैं। और कंबस्शन मतलब किसी चीज़ को कंबस्ट कर देना, जला देना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मीथेन गैस को अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में। तो कंबस्शन भी केमिकल चेंज है, ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। रस्टिंग भी केमिकल चेंज है, वो भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन भी केमिकल चेंज है, तो वो भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है।
अगर बात करते हैं सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन स्टेट के चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्टेट के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सब्लिमेशन का मतलब ये है कि कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, जैसे कि ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस का जो सफर होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सिमिलरली अगर हम नेफ्थलीन की बात करते हैं, तो नेफ्थलीन भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एक सॉलिड स्टेट से गैस के अंदर, और आयोडीन भी सॉलिड होता है लेकिन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपॉन हीटिंग। तो आयोडीन I2 कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट आयोडीन गैस के अंदर। ये सब्लिमेशन स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सब्लिमेशन। नीचे चलते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली कंपाउंड, इनमें कौन सा सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर ABC, जिसके अंदर हमने बताना है कि कौन सा सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है, ओनली कंपाउंड्स। तो देखें एयर, अगर आप देखेंगे तो एयर मिक्सचर होता है और पोटेशियम एक एलिमेंट है। वाटर बेशक कंपाउंड है लेकिन एयर क्योंकि मिक्सचर है और पोटेशियम एलिमेंट है, तो ये सेट सिर्फ कंपाउंड्स का नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई कंपाउंड नहीं है। अगर इनकी गैसियस स्टेट की भी बात की जाए तो H2 इज अ मॉलिक्यूल नॉट अ कंपाउंड। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस भी एक मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन गैस भी एक मॉलिक्यूल है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन है। अगर थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं तो सॉल्ट NaCl ये एक कंपाउंड है। शुगर यानी कि C12H22 और O11 ये भी एक कंपाउंड है, और एसिटिक एसिड CH3COOH ये भी एक कंपाउंड है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सॉल्ट, शुगर और एसिटिक एसिड। फोर्थ MCQ की तरफ चलते हैं, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक है, यह हाइड्रोकार्बन है। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, बोल रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन, कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल रेशो। तो मोल रेशो कैसे निकालते हैं, मोल रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को आप न्यूमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में आप रखते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो मोल रेशो के लिए, जैसे अगर मोल रेशो निकालना है कार्बन का, तो कार्बन की परसेंटेज है हमारे पास 80 और इस कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो हमारे पास 80 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा जरा चेक करते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, और 80 में से अगर 72 चला जाए तो दोबारा 8 बन जाएगा। पॉइंट लगा के आप 0 लगा दीजिए, दोबारा 12 6 72 और दोबारा 8 बचेगा, यानी कि 6.66 कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर मोल रेशो हमने कार्बन के निकाले जो कि 6.66 आ रहे हैं, तो मोल रेशो हाइड्रोजन के निकालना भी कोई मसले वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन के मोल रेशो निकालने के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज को जो कि 20 है उसको डिवाइड करते हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। अब 20 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा 20। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई, 20 डिवाइड बाय 1 हो गया 20। और अगर हमें मोल रेशो पता लग गए हैं तो हम सिंपलेस्ट मोल रेशो भी इजीली निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट मोल रेशो कार्बन के निकालने के लिए कार्बन के मोल रेशो को डिवाइड करते हैं लीस्ट मोल रेशो से। हमारे पास कार्बन के मोल रेशो है 6.66 और लीस्ट मोल रेशो भी यहाँ पर 6.66 ही है। तो हमने क्या करना है, 6.66 को डिवाइड कर देना है 6.66 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगर सिंपलेस्ट मोल रेशो हमें हाइड्रोजन के निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशो हाइड्रोजन के निकालने के लिए 20 को डिवाइड कर देंगे 6.66 से। अगर आप 20 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, फिर पॉइंट लगा के आपको दोबारा 0 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो 20 है, 20 को 6.66 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये एक थोड़ा मुश्किल तरीका है। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं,
वो काम ये है कि 20 को 6 से डिवाइड करने के लिए आप 6.66 को राउंड ऑफ कर लीजिए। जैसे 6.66 को राउंड ऑफ करने का तरीका ये कि आप यहाँ पे 6.5 कर लीजिए। अगर आपने 6.5 किया तो 6.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 19.5 बनता है। दैट मीन्स कि अगर आप 6.66 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो तकरीबन 20 बनेगा। तो हम यहाँ पे सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर 3 लिख लेते हैं। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हमसे बेसिकली ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हमें गिवन है ABCD। हमें उन 4 ऑप्शंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज गिवन है, हमें चेक करना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो आइए जरा चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। अब टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 180 को देखिए मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास, n निकाल लेंगे आप पहले। मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है हमारे पास 30। n की वैल्यू हो गई 6। 180 को डिवाइड कर देंगे जब 30 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब आप 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला से, CH2O को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा कार्बन 6, हाइड्रोजन 2 6 12 और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 और O6, जो कि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C6H12 और O6। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ में पूछ रहे हैं 870.0 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। 870.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखें, जब नंबर में कहीं पर डेसिमल आ जाता है, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर नंबर में कहीं पर डेसिमल आ जाता है तो हम पॉइंट के बाद वाले जीरो को भी काउंट करते हैं। जैसे कि 87 को हम काउंट करेंगे और साथ में ट्रेलिंग जीरोस को, जो एंडिंग जीरोस है, उसको भी काउंट करेंगे। यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू में और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर में। यानी कि 87 तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, 0 और फिर पॉइंट के बाद 0, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल प्योर कंपाउंड। इसमें कौन सा सिंगल प्योर कंपाउंड है? आपको देखना पड़ेगा कि प्योर कंपाउंड कौन सा है, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जैसे सी वाटर तो मिक्सचर है, समंदर के पानी में नमक भी शामिल है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और शामिल हैं पानी के साथ साथ, तो ये तो मिक्सचर हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्रास एक अलॉय है। ब्रास जो होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर का और जिंक का, तो यहाँ पर ब्रास अलॉय होता है कॉपर का और जिंक का। जबकि एयर की बात करें तो हमारी एयर में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल हैं, तो हमारी एयर भी एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। तो तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर स्टीम। वाटर एक प्योर कंपाउंड है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा स्टीम। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। इनमें कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो लाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, जो कि लगाने के काम भी आता है और खाने के काम भी, तो चूना, लाइम, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। और सोडियम कार्बोनेट भी एक कंपाउंड है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अगर बात करें वाटर की तो वाटर भी एक कंपाउंड है, H2O। तो ये तीनों कंपाउंड्स हैं। एयर एक मिक्सचर है, एयर कंपाउंड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 6 ग्राम ऑफ कार्बन में? तो आइए जरा चेक करते हैं। 6 ग्राम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास की जगह पे आ जाएगा 6 और कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12। 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 1/2।
और 1/2 बराबर होता है 0.5 के। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट एमसीक्यू, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है? आइए जरा चेक करते हैं। 1 मीटर, हमारे पास 1 मीटर किस चीज़ के बराबर होता है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मीटर बराबर है 100 की जगह पे आप 10 का स्क्वायर लिख लें, 10 का स्क्वायर और साथ में सेंटीमीटर। अगर दोनों साइड पर क्यूबिंग कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर साथ में सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2 3 जा 6 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के। लेकिन ओह, उन्होंने तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने सवाल में पूछा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालने का तरीका ये हुआ कि आप 1 को डिवाइड कर दीजिए 10 की पावर 6 से, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6 साथ में मीटर क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के। तो इस तरह से आप अपना सही ऑप्शन देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे कहा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शंस गिवन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्या ये तीनों भी सही हो सकते हैं? तो जरा चेक करते हैं। हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 273 केल्विन के। तो 0 + 273 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 273 केल्विन के। अगर दो ऑप्शंस ठीक हैं तो तीसरा ऑप्शन 100% ठीक होगा। वैसे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, क्योंकि आप स्केल को ऐसे याद कर सकते हैं कि सेंटीग्रेड का स्केल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री तक लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको लेकर चलते हैं एज अ स्केल, एज अ स्टैंडर्ड स्केल। जबकि फ़ारेनहाइट का स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और केल्विन में ये स्केल 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू पे पूछ रहे हैं 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने एटम्स होंगे, ये हमें सही बताना है। एक एमसीक्यू में दो ऑप्शंस भी यहाँ पर सही दिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं। हमारे पास मास गिवन है 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का हो जाएगा 32, मास 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास 32। अगर मास गिवन है तो आप फौरन से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर के। मास गिवन है 16 ग्राम, मोलर मास हो गया 32, एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था, इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एवोगाड्रोस नंबर था उसकी वैल्यू थी 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये बराबर हो जाएगा कैपिटल N के। 16 1 16, 16 2 32, 2 1 2, 2 3 6, पॉइंट ऐसे ही लगा दिया, 0 ऐसे ही और 2 1 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एमसीक्यू में दो ऑप्शंस ठीक हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें अगर नंबर ऑफ एटम्स चेक करने होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स देखने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस में देखेंगे कितने एटम्स हैं। ऑक्सीजन गैस में 2 एटम्स हैं, O2 के 2 एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे? 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 और साथ में एटम्स। तो देखें दूसरा ऑप्शन जो ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है वो है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23
तो हमारा एक सही ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, और ऐसी मिस्टेक्स पीएमसी के या एमडी कैट के पेपर्स के अंदर भी आ सकती हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसे की भी कोई मिस्टेक होगी तो उसके बदले में आपको +1 मार्क्स दिए जाएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का पूछ रहे हैं। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। हमने कैसे निकाला कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12 और O6। कार्बन यहाँ पर 6 हो गए, हाइड्रोजन का मतलब लीस्ट नंबर जो हो गए यहाँ पे, लीस्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा 6। तो कार्बन के 6 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, और हाइड्रोजन के 12 को भी हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन के 6 को भी हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कार्बन बच जाएगा 1, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का हो जाएगा CH2O, ऑप्शन बी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट MCQ में पूछा जा रहा है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है एनाइन। कल मैंने आपको ये रिलेशन समझाया था, एनाइन मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये रिलेशन समझाया था कि एनाइन नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कैटआइन पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होता है। तो हमने देखना है एनाइन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन एनोड एक पॉजिटिव प्लेट है। कैटाइन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और कैथोड एक नेगेटिव प्लेट है। अब आगे बढ़ते हैं। विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? इनमें कौन सा प्रेशर का यूनिट है? तो प्रेशर का यूनिट इसमें कौन सा है, जरा चेक करते हैं। देखिए न्यूटन पर मीटर ये प्रेशर का यूनिट नहीं होता। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, या प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर के और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक, टॉर, मिलीमीटर ऑफ Hg, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, बार वगैरह, ये सब, और एटमॉस्फेरिक, ये सब प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर प्रेशर का ये वाला यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर ये गलत है। किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑल ऑफ दिस अल्टीमेटली गलत हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट MCQ में पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? इनमें कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं है? तो टॉर तो प्रेशर का यूनिट है, बार भी प्रेशर का यूनिट है, और एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर का यूनिट है। मोल प्रेशर का यूनिट नहीं है बल्कि क्वांटिटी का यूनिट है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मोल। नेक्स्ट MCQ में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से। 1.5 मोल्स को जरा चेक करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 1.5, और हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो n की जगह पे हमने 1.5 रखा, मास हमने मालूम करना है। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होता है 32, तो 32 को डिनोमिनेटर में लिख दिया। 32 डिवाइड में है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 32 करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। आप ज़रा चेक करें कि 32 का हाफ कितना होता है। 32 का हाफ होता है 16, तो 1.5 करने के लिए आप 32 में 16 और ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 32 + 16 हो जाएगा 48। तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 48 ग्राम। What are the number of atoms in 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन गैस में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आइए जरा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, और मोल्स निकालने के लिए हम देखेंगे वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से। वॉल्यूम हो गया 22.4 और मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4, तो ये टोटल हो जाएगा 1। मोलर वॉल्यूम तो फिक्स है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कि 22.4 ही होता है, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से जो हमें वॉल्यूम गिवन है वो भी 22.4 गिवन है। अगर कोई और वॉल्यूम होता है जैसे कि 44.8 या कोई और वॉल्यूम होता है तो हम उस वॉल्यूम को भी 22.4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं। फिलहाल हमारे पास मोल्स आ गए हैं 1। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। क्लोरीन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से। क्लोरीन गैस में टोटल एटम्स कितने हैं, तो क्लोरीन गैस में 2 एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 को
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.204, या पहले आप ऐसे कर लीजिए कि 12 2 6 12 कर लें, 12 एक्सपोनेंशियल 23 कर लें, और फिर डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंशियल 24 और साथ में लग जाएगा एटम्स। तो 1.2 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा। आप बड़ा आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं, वरना एक डायरेक्ट ट्रिक भी है कि 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 एवोगाड्रोस नंबर का हाफ है। तो आप वाटर के मोलर मास का भी हाफ ले लीजिए, वो आपका आंसर होगा। जैसे वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 18 का हाफ हो गया 9, तो 9 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो हमारे पास 9 कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर के। अब मास की जगह पे आ जाएगा 9 और मोलर मास की जगह पे आ जाएगा 18। सॉरी, मास तो हमें कैलकुलेट करना है, तो मास की जगह पे आ जाएगा m और मोलर मास की जगह पे आ जाएगा 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है हमें 3.01 एक्सपोनेंशियल 23, एवोगाड्रोस नंबर की जगह पे आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अगर हमें डेसिमल वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है तो हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल 23 को एक्सपोनेंशियल 23 से कैंसिल कर देंगे और 3 1 3 3 2 6। मास यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 18 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18/2 टोटल आंसर आ जाएगा 9। तो हमारे पास 9 ग्राम इसका सही आंसर होगा। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 मोल H2SO4 का आप मोलर मास निकालेंगे, जो H2SO4 का मोलर मास होगा वही 1 मोल के बराबर होगा। तो H2SO4 का मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करें, H2SO4 का मोलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 4 64। इन सबको टोटल कर लेंगे तो 2 + 32, 2 + 32 हो जाएगा 34, 34 + 64 हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया, 6 + 3 9, तो 98 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें कौन सा है, अभी हमने इसी वीडियो में ऊपर डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है कैटाइन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एनाइन। अ चेंज इन विच ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन्वॉल्व, एक ऐसा चेंज जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, इस चेंज को क्या कहा जाता है, इस चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे वाटर ने किसी एसिड के साथ में या किसी सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करके कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए, या एसिटिक एसिड ने इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके इथाइल एसीटेट बना दिया और साथ में वाटर बना दिया, तो ये जो चेंज है जिसमें बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, इस चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा केमिकल चेंज। इसके बाद बढ़ते हैं 46 ग्राम, एक ऑप्शन एक एमसीक्यू है 1.0046 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास एमसीक्यू है कि 1.0046 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स शामिल हैं, तो यहाँ पर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स शामिल हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि 0 अगर जीरोस आ रहे होंगे नॉन जीरो के दरमियान में तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरोस हैं, इन 2 जीरोस को देखा जाए तो ये 2 नॉन जीरोस के दरमियान में, तो इनको भी काउंट किया जाएगा और नंबर में डेसिमल भी प्लेस है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 1.0046 में 5, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया यहाँ पर 5। 46 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल कंटेन्स, पूछा है सोडियम मेटल के अंदर 46 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो हमें ये बताना है। हमारे पास मास है, कितना मास है हमारे पास 40, हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि सोडियम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो हम पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि किसी मेटल की या किसी एलिमेंट की बात की है, प्योर एलिमेंट की बात की है, तो इसमें एटम्स डायरेक्टली निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे मास अपॉन मोलर मास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मास गिवन है 46, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा
तो हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 और इक्वल्स टू n। यहाँ पर 23 वन सा 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्सपोनेंशियल 23 और फिर डेसिमल को एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1.2 एक्सपोनेंशियल 24 या 12 एक्सपोनेंशियल 23 भी सही ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी में गिवन है 12.04 एक्सपोनेंशियल 23, ये हमारा सही ऑप्शन है। एनाइन, एक एनाइन किस तरफ मूव करता है? तो एक एनाइन मूव करता है एनोड की तरफ। यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जितने थे वो सब तमाम हुए, लेकिन इतने एमसीक्यूज कर लेना काफ़ी नहीं है। अपनी मुकम्मल तैयारी के लिए ईकेट एमडीकेट का कोर्स बाय कीजिए, जो कि मकसद ऐप ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, चेकआउट कीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए।